कन्यावत से तो अपनी जो प्रथाएं थी, प्रथाएं, रीति रिवाज में प्रथाएं अपन पढ़ रहे हैं। उसमें देखिए, आज कन्यावध है। कन्या वध की अपन बात करेंगे। सबसे पहले कन्यावध का प्रचलन किस समाज में अधिक था? तो राजपूत समाज में। तो आप कह सकते हो राजपूतों में अधिक प्रचलित, राजपूतों में अधिक अधिक प्रचलित। सबसे ज्यादा किस समाज में हो गई? राजपूत समाज में सबसे ज्यादा जो है ये प्रचलित थी। उसके बाद में कन्यावध पर नियम जो बनाया गया वो कब बनाया गया? तो 1829 में। और नियम बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कन्या वध पर रोक लगाई। रोक लगाई। तो कन्यावध पर रोक कब लगाई गई? 1829 में लगाई गई थी। ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ लगी? राजस्थान में सर्वप्रथम रोक, सर्वप्रथम रोक तो अपने कोटा में लगी। कैफ और कन्या, कैफ और कोटा। और 1833। और किस शासक ने लगाई? तो राम सिंह नाम का शासक था, इसने रोक लगाई। के बाद में हमारी जो बूंदी है, बूंदी में रोक कब लगाई गई? तो इसके एक साल बाद में 1834 में। वैसे हाड़ौती में जो रोक लगाई गई थी, एक पॉलिटिकल एजेंट थे जिसके प्रयासों से लगाई गई थी, जिनका नाम था विल किशन। ठीक है। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट, मैं पीए लिखूंगा, पॉलिटिकल एजेंट विल किशन के प्रयासों से, मतलब जहाँ अपने हाड़ौती आ गए ना, कोटा और बूंदी दोनों हाड़ौती के हैं, तो यहाँ पर जो रोक लगाई गई थी वो विल किशन पॉलिटिकल एजेंट थे, इनके प्रयासों से। कर्नल जेम्स टॉड कन्यावध का जो कारण मानता है वो दहेज को। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार अनुसार कन्यावध का वध का कारण क्या है? दहेज है। कि लोगों के पास देने के लिए दहेज नहीं था, इसलिए वो क्या करते थे? कन्यावध करते थे, अपनी बच्ची को मार डालते थे ताकि दहेज का लफड़ा नहीं रहे। तो ये कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार है। तो यहाँ अपन ने सबसे पहले कन्यावध ही देखा। कोई ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ें नहीं है। एक तो राजपूतों में अधिक प्रचलित, रोक लगाई गई 1829 में। रोक लगाने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो भी 1830 के आसपास की रोक है वो कर्नल इसकी विलियम बेंटिंग की है। फिर राजस्थान में कैफ और कन्यार, कैफ और कोटा में रोक लगाई गई। 1833 में रोक लगी और उस समय शासक थे राम सिंह था। बूंदी में रोक 1834 में। और हाड़ौती की पोल्ट्री लेजेंड विल किशन के प्रयासों से, विल किशन नहीं, विल विल किशन के प्रयासों से। और कर्नल जेम्स टॉड कारण क्या मानता है? कन्यावध का कारण दहेज को मानता है। तो ये बात हो गई आपकी कन्यावध की। तो बताइए कन्यावध किन में अधिक है? राजपूतों में। कब रोक लगाई गई? 1829 में। किसके प्रयासों से? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से। राजस्थान में कहाँ रोक लगी? कोटा में। कब रोक लगी? 1833 में। किसने लगाई? राम सिंह ने। बूंदी में कब रोक लगी? 1832 में। हाड़ौती में किसके प्रयासों से? विल किशन के प्रयासों से रोक लगी। और जनरल जेम्स टॉड कारण क्या मानता है? दहेज को। ठीक है। तो ये आपका कन्यावध हो गया। अब अपन पढ़ेंगे वो बाल विवाह के बारे में। बाल विवाह
देखो बाल विवाह क्या है कि सबसे पहले बाल विवाह का मतलब होता है जिसकी शादी कम उम्र में हो गई हो, अलग अलग समय शादी की उम्र अलग अलग रही है। तो सबसे ज्यादा एक तो बाल विवाह कब होते हैं अपने, आका तीज को। सर्वाधिक बाल विवाह तो ये होता है आखा तीज को। आखा तीज कब आती है तो वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज होती है। इस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं अपने, है ना। सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं, आखा तीज को। ठीक है। एक अजमेर के हरविलास शारदा थे। अजमेर के हरविलास शारदा, इस हरविलास शारदा ने 1929 में शारदा एक्ट बनाया। 1929 में शारदा एक्ट बनाया। ये प्रश्न खूब आता है भाई। डायरेक्ट ऐसा आता है कि शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से, विधवा विवाह से, मृत्यु भोज से, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो बाल विवाह के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। इस शारदा एक्ट को लागू कब किया गया, तो एक साल बाद में 1930, 1 अप्रैल 1930 को, 1 अप्रैल 1930 को इसको लागू किया गया। और लागू किसने किया, तो लॉर्ड इरविन। अपन 1930 के आसपास चल रहे हैं, तो इस समय वाइसराय जो हमारे थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। शारदा एक्ट में लड़की की आयु, लड़की की आयु, तो देखो लड़की की आयु 14 वर्ष थी और लड़के की आयु, लड़के की आयु ये थी 18 वर्ष। यहाँ लड़की की आयु थी वो 14 वर्ष थी। ठीक है। अब जो बाल विवाह है इसकी अब उम्र कितनी है, वर्तमान में उम्र, वर्तमान में विवाह की उम्र जो है वर्तमान में, लड़की की 18 और लड़के की 21 वर्ष है। हालांकि बीच में पिछली साल, लगभग 2-1 साल पहले मोदी जी ने कहा था भाई और बहनों लड़की की उम्र शादी कितनी कर देंगे, 21 साल कर देंगे। फिर बाद में बताया कि तनके लिखण है, वो तो रंडू है ना। भला 21 करने से फायदे कम नुकसान ज्यादा है। लड़कियां वोट करो इस मामले में। मैं 18 साल से पहले भी कई बार नहीं देखती, पहले पक जाती है? अगर 21 हो गए ना तो हाँ हाँ, आधी भी नहीं रहेगी। है एकली तो कौन भागे, एकली भागे छे, पागर आवज है। यहाँ थोड़ी जब आकर दोनों पाकिस्तान चल गया, लेके कहाँ जाती है, खुद आती है। लड़की के दिमाग नहीं होता क्या, मैंने थोड़ी आयु को डूम होता है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, ये लड़की ये नहीं सोचती कि जिस माँ बाप ने मुझे 20 साल पाला है पोसा है, आज उसका मैं नाक काट के आधी रात को गहने लेके भाग रही हूँ। है लड़के का कहाँ कटता है, बहू लेके आ रहा है वो तो। हाँ उसका कहाँ कटता है बताओ। लड़का लड़का का इसमें नहीं है क्योंकि लड़की जा रही है, अगर लड़का भाग गया है तो कटे ना। ऐसे जाना तो तरीके से ही ना। ऐसे तो कहता है कि ऐसे अभी मरना तो चाहिए, जो कुआं पड़ मर जाए फिर। वो आज अखबार में नहीं पढ़ा, रावत बाठा वाला औरतें पता नहीं कहाँ जा रही है, अपने पति को काटा, पहले गर्दन काट दी। आदमी बेचारा आजकल सोता है तो गर्दन पकड़ के सोता है कि नहीं कहीं गर्दन काट दे। तो काट करके उसको भग गई और कुएं में कूद गई। और मैंने कितनी बार कहा है कि महिला कुएं में कूदने के बाद मरती है क्या, आज का अखबार पढ़ लो, नहीं मरी। है ना। देखो माँ बाप के बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। 2 साल में नहीं है, पहले उजागर नहीं हो रहा था। आज मन ड्रम मान चेप दे जे। आदमी बेचारा जब भी ड्रम पीला, वो कैसा नीला नीला ड्रम दिखता है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाती है।
हाँ हाँ, बदला ले रही है। हाँ, अरे आंखों तो कहीं भी कर सके तो। वो कोरोना की बात है, एक लड़की, इस मेरा उस समय मोबाइल खो गया था तो मैं भी थाने में गया था। तो वो लड़की एक पूड़ी बेलवाड़ा के साथ भागी। वो शायद ब्याह में लावण ले दे जुबिन, है ना, यही हो सकता है। अब देखो, उस समय वो लड़की कुर्सी पर बैठी थाने में, बाप उसका पाँव लेकर अपने सिर पर लगाता है, लात मार के खड़ी हो जाती है। मैं भी वहीं था, मैं मेरा मोबाइल लाने गया था। अब आप देख लो, हाँ, गोली काट देनी चाहिए इनके। बाप रिक्वेस्ट कर रहा कि बेटी तेरे जाने से अच्छा, अदर कास्ट में और थी, सेम कास्ट में भी होता है तो ये मान लिया जाता है भाई, एक ही का वो होता है ना भाई, जहाँ गोत साख मिला लिए जाए उसी कास्ट में हो तो चलो भाई कोई बात नहीं है। लेकिन लड़की कुमाऊँ होंगे, लड़का ब्राह्मणों के, कितना डेंजर मामला। तो ये है कि आप लोगों को सोचना चाहिए, ऐसा तो कम से कम नहीं करना है। हाँ, से अगर कास्ट वास्ट का वो नहीं है तो घर वालों को कैसे भी राजी कर लिया जाए। लेकिन तुम, भगवान जाने क्या हो गया तुम्हारे लड़कियों के। तो देखो, तुम्हारी बातें सुन के तो लाइट भी चली गई। चलो, लड़की की आयु कितनी है? तो 18 है, और लड़के की कितनी है? 21 है। अब एक मुगल बादशाह था अकबर। अकबर ने कहा कि लड़की की उम्र तो 14 ही ठीक है, लेकिन बेचारे लड़कों को इतना तब क्यों? तो लड़के की कितनी कर दो? 16 कर दो। ये मुगल सम्राट जो अकबर है, उसने कहा था, ठीक है। चलो, मतलब अकबर ने भी बाल विवाह रोकने का प्रयास किया था। सबसे पहले बाल विवाह की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी हर्षवर्धन के काल से, हर्षवर्धन के काल से मिलती है। अच्छा, जानकारी ये तो इसके काल से, लेकिन किस ग्रंथ से मिलती है? तो हर्ष चरित्र से, जो लिखा था बाण बाण भट्ट ने लिखा है। इस ग्रंथ से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? बाल विवाह के बारे में। इसके अलावा बाल विवाह अधिनियम नया लागू किया गया है। बाल विवाह अधिनियम, निवारण अधिनियम है, तो ये बना था 2006 में, लागू हुआ 10 जनवरी 2007 में। इस प्रकार से ये आपका कौन सा हो गया? बाल विवाह। हाँ, जोधपुर में अगर पूछे कि जोधपुर में सर प्रताप सिंह ने 1885 में रोक लगाई थी, जोधपुर में बाल विवाह पर कब रोक लगी? जोधपुर में रोक पूछे तो कह देना 1885, सर प्रताप सिंह ने लगाई थी। सर प्रताप सिंह, ये सर प्रताप सिंह जो है, जसवंत सिंह नाम का राजा था, उसके प्रधानमंत्री थे, है ना। जसवंत सिंह के सेकंड जो है उसके प्रधानमंत्री थे, इन्होंने रोक लगाई थी। तो बाल विवाह, एक तो ये प्रश्न खूब आता है कि बाल विवाह ज्यादा कब होते हैं? आगा तीज को। फिर हरविलास शारदा अजमेर की, इन्होंने नियम बनाया, शारदा एक्ट। ये प्रश्न ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा ये आता है शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से है। नियम बना 1929 में और लागू हुआ 1 अप्रैल 1923 को। और किसने लागू करवाया? लॉर्ड इरविन ने। इसमें कहा कि 14 वर्ष होनी चाहिए लड़के की, और लड़का जो है 18 हो। फिर लड़की जो है वो वर्तमान में 18 है, और लड़का जो बेचारा 21 है। लड़की 14 वर्ष, और लड़का जो है 16 वर्ष एज होती है। ठीक है, अकबर ने निर्धारित किया था ये। और जानकारी ये पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल से जानकारी मिली है। और हर्षचरित्र ग्रंथ जो है किसने लिखा है? बाणभट्ट ने, वहां से भी जानकारी। बाल विवाह अधिनियम बना एक नया 2006 में, लागू हुआ 10 जनवरी 2007 में। और 1885 में सर प्रताप सिंह है, उसने नियम लागू किया जोधपुर में। ठीक है, तो ये आपका बाल विवाह हो गया। ठीक है जी। देखो, एक के फरता है सागड़ी, इसे हाड़ी फरता कहते हैं। क्या कहते हैं? हाली फरता कहते हैं। और साथ में कहते हैं, और साथ में कहते हैं पंदुआ मजदूर, पंदुआ मजदूर। और रोक लगा दी गई इस पर 1961 में।
मतलब इसमें जो सेठ साहूकार वगैरह जो होते थे ना, जैसे जमींदार वगैरह, वो क्या करते थे, लोन दे दिया करते थे। तो किसी किसान को कर्जा दिया, उन कहने का मतलब ये है, उस कर्जे के बदले उन्हें कहाँ रहना पड़ेगा, उस जमींदार के घर रहना पड़ेगा। खेती बाड़ी है वो उसको करनी पड़ेगी। क्या करेगा वो, खेती बाड़ी वगैरह करेगा, वहां उसके क्या चलाएगा, हल। इसलिए क्या कहेंगे, हली। वो कहीं दूसरी जगह जाके कार्य नहीं कर सकता, एक प्रकार का क्या बन गया वो, बंधुआ मजदूर। मतलब ये लोग क्या करते थे, उन्हें बदले में पैसे कम देते थे, बदले में पैसे जो हैं वो कम देते थे। जब वो यहाँ काम करते थे, ब्याज रेट ज़्यादा होती थी, तो वो क्या, उसकी 7 पीढ़ियाँ भी उस कर्जे को नहीं उतार पाती थी। इसलिए इसको क्या बोला गया है, बंधुआ मजदूर बोला गया है। इसी को आली प्रथा और इसी को हम सागड़ी प्रथा कह रहे हैं। रोक लगाई गई 1961 में। ठीक है जी। एक प्रथा अपनी बेगार प्रथा। कौन सी प्रथा है, बेगार प्रथा। तो देखिए बेगार प्रथा क्या है। तो बेगार का मतलब होता है मुफ्त की सेवाएं लेना, फ्री में जो सेवाएं ली जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, बेगार प्रथा। तो इसमें देखो, अ, बेगार प्रथा का मतलब है मुफ्त की सेवाएं लेना, सेवाएं लेना, बदले में कुछ नहीं देना। ठीक है, बेगारी करवाना क्या होता है, बेगारी करवाना ही बेगार है। तो मुफ्त की सेवाएं, जैसे ब्राह्मण, क्योंकि बहुत तेज होते हैं, ब्राह्मण एवं राजपूत, ये क्या करते हैं, बेगार लेते हैं, देते नहीं है। ये बेगार, बेगार लेते हैं, देते नहीं। कहने का मतलब ये लोग क्या करते थे, बेगारी दूसरे क्या नहीं करते थे। बेगारी का मतलब होता है कोई फ्री में काम करवाया जाए, वो क्या कहलाता है, बेगारी। भाई अपन को कोई बुला ले, मानो अपन को पूरे दिन मजदूरी करवाए, वहां काम करवाए, और बदले में अपन को कुछ भी नहीं दे, तो वही क्या होता है, बेगार होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेगार प्रथा कहते हैं। ठीक है, और थे अच्छी तरह जानती है। जैसे मानो दो देवरानी जिठानी है, मैं सासू हूं उनकी, क्यों सासू नहीं हो सकती। अब जैसे मैं जब काम कर रही हूँ तो बड़ी वाली के पास हूँ, है ना, इसके नानिया को भी खिला रही हूँ, और है ना, रंज का काट लाई, भैंसों को पानी पिला दिया, रोटी बना ली, बाजरा की आराम से सारा काम कर लिया। जब मेरी वृद्धावस्था आएगी तो फिर ये मुझे परेशान करेगी कि बात बार में परेशान करेगी, तो मैं कहूँगी भाई मन तो भी छोट की के निकालो, आ तो रोटी गुंदे ठूचना दे, है ना। अब जब मेरे को इसके पास लाएंगे तो ये क्या करेगी, ओ मैं ही छू बेकार करवाने, नाड़ा हाल 40 तो बीकानेर, अब मैं ओल्यो। तो उसने क्या कर दिया, मना। क्यों, क्या कह रही है, मैं ही चूंकि बेगार करवाना है, क्योंकि अब बेगार ही करना है, बदले में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा ही फोकट में काम है ना, तो ये भी फोकट में है। हालांकि वो बेगार अलग है, ये बेगार अलग है, लेकिन उससे समझ सकते हो तुम लोग। तो इसको क्या बोलेंगे, बेगार फरता है, फोकट की मुफ्त की सेवाएं हैं। ब्राह्मण और राजपूत लेते हैं, देते नहीं है। और रोक लगाई गई 1976 में। ये भी लोग शाना होगा आजकल, आजकल बेगारी कहाँ करते हैं ना। तो ये आपकी बेगार प्रथा हो गई। दहेज प्रथा मैंने शायद पहले ही बता दिया इसको। तो दहेज प्रथा पर रोक लगा दी 1961 में। बताया था ना उस दिन, भाई दहेज लेना 61 में बंद हो गया, और आजकल कोई दहेज नहीं लेता, और है ना। हाँ, तो ये दहेज प्रथा 1961। एक है दास प्रथा है, देखो। जहां पर दासों को रखते थे वो स्थान एक तो राजलोक कहलाता है। जहां दासों को दासों को रखते हैं, उस स्थान को उस स्थान को राजलोक कहते हैं। क्या कहते हैं, राजलोक। जिस स्थान पर दास रखोगे उसे क्या कहोगे, राजलोक। कभी कभी राजा दासी को उपपत्नी बना लिया करता था, तो उसे पासवान खवासन प्रदायित कहते हैं। कभी 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 राजा दासी को उपपत्नी
स्वीकार करता था जिसे पासवान, पड़दायत और खवासन कहते हैं। खवासन कहते हैं। ये तीनों आए हुए हैं एग्जाम में, तीनों शब्द, पासवान, खवासन, पड़दायत, तीनों आए हुए हैं एग्जाम में। फिर देखिए, दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई अकबर ने। सर्वप्रथम रोक अकबर ने लगाई थी 1562 में। अच्छा, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने, किस अंग्रेज ने रोक लगाई है? तो लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिंग ने। बेंटिंग कब लगाई? तो 1832 में। और राजस्थान में सर्वप्रथम रोक, राजस्थान में सर्वप्रथम रोक तो ये लगी कोटा और बूंदी में, और दोनों में लगी 1832 में रोक लगा दी गई। वैसे हमें जो जानकारी मिलती है दास प्रथा के बारे में, वो कहाँ से मिलती है? तो जानकारी है अर्थशास्त्र से मिलती है। जानकारी किससे मिल रही है? अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। कहाँ से जानकारी मिल रही है? अर्थशास्त्र से हमें दास प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य बोल दो, इसको कौटिल्य बोल दो, या विष्णुगुप्त बोल दो, एक ही बात है। तो यहां से हमें दास प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब पहले 4 प्रकार के दास बनाए जाते थे। ठीक है, दास के अगर प्रकार पूछे, दास के प्रकार, तो 4 प्रकार होते थे। जैसे एक तो जो विवाह में आया है वो दास, कल देखा था ना भाई, डावरिया प्रथा वगैरह के तहत वगैरह जो आते हैं, तो वो विवाह में जो आ गए। एक होता है युद्ध में जो बंदी है, युद्ध बंदी, मतलब युद्ध में जिनको पकड़ लिया गया जीवित, उनको क्या बना लिया? दास। एक होता है स्थानीय स्थानीय सेवक, फिर सेविका। और एक होता था वंशानुगत, मतलब पहले दादा परदादा था, अब बाप है, फिर खुद है, ऐसे। तो ऐसे इस प्रकार से दास कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार। एक तो ब्याह में आयोजक का, एक युद्ध में पकड़ ले जगह, एक जो स्थानीय होते हैं वो, और एक वंशानुगत है। इस प्रकार से ये आपकी दास प्रथा हो गई। तो आपने देखा दास प्रथा, जहां दासों को रखते थे वो स्थान क्या कहलाया? राजलोक कहलाया। के बाद में है कि राजा कभी कभी दासी को पत्नी बना लिया करता था, उसे पासवान, पड़दायत, खवासन कहा जाता है। फिर हमने देखा कि सर्वप्रथम रोक तो अकबर ने 1562 में लगा दी थी। उसके बाद में अंग्रेज कौन सा था जिसने रोक लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, उसने रोक 1832 में। फिर आपने देखा कि सर्वप्रथम कोटा और बूंदी में रोक 1832 में लगाई गई। कब लगाई गई? 1832 में। जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है, जो कि चाणक्य का है या कौटिल्य का है या विष्णुगुप्त का, एक ही बात है। 4 प्रकार के दास होते: विवाह में आने वाले, युद्ध में बंदी बनने वाले, स्थानीय सेवक सेविका, और वंशानुगत। तो ये आपकी दास प्रथा भी हो गई। चलो अगला, औरत व लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय। क्रय विक्रय मतलब लड़का और लड़की को खरीदेंगे और बेचेंगे। बताओ, भैंस डांडा है क्या? पहले लड़का लड़की को खरीदते थे, बेचते थे। देखो, इनमें क्या होता है कि क्यों खरीदते थे इनको? जैसे औरत को क्यों खरीदते हैं? औरत को धाई बनाने के लिए, धाई बनाने के लिए, बनाने के लिए। अब दाई बनाने का लिए समझ में आ रहा है, दाई का मतलब क्या होता है?
जो राजा के संतानों का पालन पोषण करते हैं। कभी भी राजा की जो रानी होती थी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, बोला इससे शरीर की सुंदरता कम हो जाएगी। तो उसका लालन पालन करने का काम धाई करती थी, जो सामान्यतः गुज्जर समाज के होते थे। अगर गुज्जर समाज के नहीं है तो फिर यादव समाज वगैरह ये वरीयता दी जाती थी इनमें। क्योंकि गुज्जर जाति की जैसे महिला उस बच्चे का लालन पालन करेगी, तो गुज्जरों के बच्चे अन्य समाज के मुकाबले पावरफुल होते हैं, एंटीबायोटिक क्षमता इनकी ज़्यादा भी होती है। कारण है कि ये पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। और पशुपालन में मुख्य रूप से भेड़ बकरी का पालन। अब भेड़ बकरी का पालन करते हैं तो आप जानते हो कई बार डेंगू किसी को हो जाता है, तो क्या सलाह दी जाती है कि बकरी का दूध पियो। समझ में आ रहा है? एक बकरी का दूध पीने से अपनी प्लेटलेट्स बढ़ रही है। आप समझ में ये चीजें? किसी का हाथ टूट जाता है तो क्या सलाह दी जाती है? पेड़ का दूध पी लो, पी भी नहीं सको तो मालिश कर लो। अब सोचो, ऐसे मालिश करने से साली हड्डी ठीक हो रही है, तो पीने से कैसी हड्डी होगी? उनकी मजबूत हड्डियां होती है। अब राजा महाराजा के जो बच्चे हैं वो युद्ध करेंगे, युद्ध में भाग लेंगे, तो उनका शरीर मजबूत होना चाहिए। अब देखो, जिस भेड़ बकरी का अपन दूध पियेंगे तो अपना शरीर भी क्या होगा? मजबूत होगा। इसलिए जो गुज्जर समाज की औरत है उनका शरीर क्या होता है? मजबूत होता है। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, गुज्जर समाज की औरतों को धाय बनाते थे। ठीक है, इस प्रकार से वरीयता देते थे लोग। अच्छा, लड़के लड़कियों को क्यों खरीदते थे? लड़के लड़की को, ताकि इन्हें क्या बनाया जा सके? दास और दासी। पूछ लिया, इसे गोला और इसे गोली कहते हैं। अब तुम्हें लगता हो क्या यार गुरुजी गोला गोली पढ़ा रही हो? भाई मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, पूछ रहा है अगला, तब पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे मजा थोड़ी आएगा नहीं। तो इनको क्या कहते हैं? गोला गोली भी कहा जाता है। ठीक है, तो दास दासी बनाने के लिए खरीदते हैं। स्वर फरतम रोक, स्वर फरतम रोक, तो ये लगाई गई कोटा में। कब लगाई गई? 1831 में। फिर कोटा वाली नहीं पूछी हुई, जयपुर वाली रोक पूछी हुई है। कब रोक लगाई गई? आपने 1847 में। ऊपर से पूछो रे भाई। ठीक है, वैसे दासों के संबंध में टैक्स लेते थे, उसे कहते थे चौथान टैक्स। टैक्स लेते थे दासों के संबंध में, उसे क्या कहते थे? चौथान। तो ये है औरत व लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय के संबंध में है। पहले जैसे आजकल हटवाड़ा नहीं लगता अपना, जहाँ गाय भैंस वगैरह अपन बेचने के लिए ले जाते हैं, ऐसे लगता था। लोग अपने गाय वगैरह या जिनके पास, जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, वो देखेंगे यार चलो 10 बच्चे हैं, 2 को निकाल देते हैं, क्या करेंगे, थोड़ा आमदनी हो जाएगी। मजाक नहीं है, तुम मजाक मानते हो ये। और लेकर के जाते थे अठवाड़ा में। फिर उनको देखते थे, अच्छा अच्छा ये लड़का ये लड़की। फिर उन पर दाम लगाते थे, भाई चलो इतने रुपए का देना। फिर आप लेके गए, आपको पसंद नहीं आया तो आप भी क्या करते थे? उसको दूसरे बेच दिया करते थे, है ना। शादी की औरत पसंद नहीं आई तो हटवाड़ा में जोड़ो का डया। बताओ कैसा जमाना था, है? महिलाओं की कितनी दुर्गति थी, महिलाओं की या पुरुषों की क्या गति थी, उधर भी दुर्गति थी। तो औरत व लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय, तो दाय बनाने के लिए औरत खरीदते थे, गुज्जर समाज सामान्य थे, उसके बाद यादव समाज। लड़के व लड़कियां जो हैं दास दासी बनाते थे, जिन्हें गोला गोली कहते हैं। सर्वप्रथम रोग 1831 में और जयपुर में 1847 में। और इनके संबंध में जो टैक्स वसूलते थे कोटा में, उसको क्या बोला गया है? चौथान। ये आपकी औरत और लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय भी हो गया। अब देखो, एक विधवा विवाह है, विधवा विवाह है, इस पर रोक नहीं लगेगी। ये क्या किया गया शुरू? पहले क्या होता था, जैसे मानो किसी महिला की शादी हुई, उसके मानो 2 घंटे बाद में पति मर गया, तो वो आजीवन कैसे रहती थी? विधवा, दोबारा विवाह नहीं होता था। तो अंग्रेजों ने देखा सड़क क्या विचित्र इंडिया में ये परंपरा है। कई एक लड़की थी जिसकी शादी 7 साल की उम्र में हुई और विवाह इस 7वें दिन पति मर गया। अब सोचो,
7 साल की लड़की को नहीं पता कि क्या विवाह होता है, तो उसे लगा कि विवाह में उन्हें नई चूड़ियां पहनाई गई और 7 दिन बाद में फोड़ दिया गया। उसे लगता है कि शायद पुरानी हो गई इसलिए फोड़ दिया गया। उस बेचारी को पता ही नहीं था किस प्रकार से कि ये इस प्रकार की जो बाल विवाह प्रथाएं हैं कितनी हानिकारक होती है। उसको विवाह का अर्थ ही पता नहीं था, तब तक वो विधवा हो गई। फिर बाद में कहा गया नहीं, तेरी तो एक बार शादी हो गई, तेरा तो पावड़ा मरा हुआ है, तू तो जीवन में ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करेगी। तो बाद में अंग्रेजों को लगा यार ये तो गलत है, तो अंग्रेजों ने इस पर नियम बनाया। लॉर्ड आपके डलहौजी थे उस समय, तो विधवा विवाह नामक अधिनियम बनवाया और लॉर्ड केनिंग ने उसको लागू किया। 1856 की घटनाएं हैं, ठीक है। बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने, लागू लॉर्ड केनिंग ने किया कि अगर कोई महिला विधवा भी हो गई तो विवाह कर सकती है। इसका कई लोगों ने समर्थन भी किया, जैसे राजा राम ओ सॉरी आपके दयानंद सरस्वती हैं, आपके जयपुर के राजा सवाई जयसिंह हैं, इसके अलावा संत जाम्बोजी हैं, चांदकरण शारदा थे, इन्होंने एक विधवा विवाह नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। तो देखो नियम बनवाया किसने, तो ध्यान रखना ईश्वरचंद विद्यासागर। नियम बनवाया या कहें कि किसके प्रयासों से नियम बना, प्रयासों से। तब कहना ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास, विद्यासागर के प्रयासों से। फिर अधिनियम कब बनाया गया, 1856 में। और किसने बनाया, किसने बनाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने। फिर ये लागू किसने किया, तो लॉर्ड केनिंग ने। लागू भी ध्यान रखना 56 में, बना भी 1856 में। विधवा विवाह पुस्तक किसने लिखी, विधवा विवाह पुस्तक, तो विधवा विवाह पुस्तक है वो लिखी थी चांदकरण, चांदकरण शारदा। आजकल तो ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं कि कई बार जैसे आजकल एक ही लड़का होता है, कई बार वो लड़का किसी कारण से खत्म हो गया, शादीशुदा है, तो उस परिवार ने उस लड़की को अपनी बेटी माना है। बहुत से उदाहरण ऐसे अपने आसपास ही, बेटी मान करके उसको दूसरा विवाह करवाया है, मतलब ससुरा पिता बन के बेटी का, बेटी के समान उसका क्या, कन्यादान किया है। कन्यादान ही नहीं है, उसके बाद में आजीवन उसको अपनी क्या मानने लगे, बेटी मानने लगे। अपने जैसे पियर आती है ना, वैसे वहां पर आने लग गई, और वो भी उसको अपने सास ससुर को माँ और पिता मानने लगे। मतलब उस लड़की के भी दो पियर हो गए फिर। ऐसे आजकल होते हैं आसपास, कई उदाहरण है मेरे आसपास, कई उदाहरण देखे हुए हैं ऐसे। आजकल धीरे धीरे अपन में क्या आ रहा है, सुधार आ रहा है। लोग पढ़े लिखे हो गए तो समझने लगे भाई जीवन, मतलब आदमी औरत अगर 5-10 दिन में कोई कहीं चला जाता है तो उसके बिना जीवन काटना मुश्किल होता है। तो समझते हैं कि भाई ये कैसे पूरा जीवन कैसे निकलेगा, तो इसलिए क्या करते हैं कि उसको पिता बन करके विवाह कर दिया जाता है। तो ये अच्छी पहल भी है। तो इस पर तो कई फिल्में भी बनी हैं। विधवा विवाह पुस्तक है, चांदकरण शारदा है। और अगर कोई महिला दुर्भाग्य से विधवा हो जाती है तो फिर वो परिवार में रिश्तेदार मतलब उसको यातनाएं देने के अलावा कुछ नहीं करते। उन्हें स्टार्टिंग में तो ये कहेंगे कि मैं तुम्हें हथेली पर रखूंगा, लेकिन बाद में हथेली पर नहीं अंगुलियों पर रखते हैं, लेकिन कैसे, नचाते हैं अंगुलियों से। तो देखो विधवा विवाह पुस्तक चांदकिरण शारदा है, उसने लिखी थी। इसके अलावा समर्थन इस विधवा विवाह का किसने किया, तो समर्थन किया स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसके अलावा सवाई जय सिंह जो जयपुर के राजा थे आपके, सवाई जय सिंह कहाँ के राजा हैं, जयपुर के, ठीक है। इन्होंने 18वीं शताब्दी में बहुत अच्छी पहल की थी। इसके अलावा बात करें संत जाम्बू जी, संत जाम्बू जी हैं, इन्होंने जो है विधवा विवाह का समर्थन किया है। तो ये विधवा विवाह के बारे में है कि नियम बनवाया ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1856 में।
और उस समय गवर्नर हमारे हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी। बाद में इसको लागू किया लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया, क्योंकि रिटायर्ड हो गए थे डलहौजी। फिर विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी है चांदग्रहण शारदा। समर्थन करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती है, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह है, और संत जाम्बू जी है। तो ये आपका विधवा विवाह हो गया। चलो अब देखो, एक होता है केसरिया, एक होता है जौहर, और एक होता है साका। ये तीन शब्द आपको समझने हैं। केसरिया क्या होता है? युद्ध में व्यक्ति जाता है, केसरिया रंग के कपड़े पहनता है और वीरगति को प्राप्त होता है, अर्थात शहीद हो जाता है। ठीक है, उसे केसरिया करना कहते हैं। युद्ध में व्यक्ति केसरिया रंग का आना बाना, मतलब इसका मतलब कपड़े ही है, आना बाना पहनकर वीर गति को प्राप्त। तो ये हो गया आपका केसरिया। जोर क्या होता है? पीछे से जो स्त्रियां होती है ना, वो या तो पानी में या आग में कूदकर प्राणों की आहुति देती है, प्राणों के आहुति देती है, अपने सतीत्व की रक्षा करती है। मतलब पहले क्या होता था, जैसे मानो जयपुर के राजा कहीं लड़ने गए हो या और कहीं का राजा, तो वो लड़ने गए, दुर्भाग्य से वो वहाँ मर जाते हैं। जयपुर वालों ने तो कभी जोर किया नहीं है वैसे। तो जैसे मानो कोई युद्ध करने गया और वो राजा खत्म हो गया, तो अब उस रियासत में जो भी महिलाएं हैं, जो राजा के यहाँ जितनी महिलाएं हैं, वो क्या करेगी? अपने सतीत्व की रक्षा के लिए या तो पानी में कूद जाएगी, आग में। क्योंकि अगर वो अपने प्राणों की आहुति नहीं देगी, मरेगी नहीं, कहने का मतलब, तो जो शत्रु से है ना, वो मारेगी। और उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दे करके मारा जाता है। उन औरतों को सेना के हवाले कर दिया जाता है, मरने के बाद भी उनके साथ रेप किया जाता है। इस प्रकार से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो क्या करते थे कि उन्हें जो मौत लगती थी, भाई पानी में या आग में कूद के मर गए, वो आसान है, और बाद में जो यातनाएं दे के मारेंगे वो बहुत ही कठिन था। इसलिए वो लोग क्या करते थे कि अपने प्राणों की आहुति देते थे। उसे क्या कहते हैं? जोहर कहते हैं। ठीक है। फिर देखो, एक है साका। जब जोर भी हो जाए और केसरिया भी हो, दोनों हो, तो क्या कहलाएगा? साका। मतलब महिलाएं ने जोर कर रही है, पुरुष केसरिया कर रहे हैं, साका। एक जैसे ढाई साके हुए हैं, अगर एक नहीं हो तो अर्ध साका कहेंगे, एक नहीं हो तो अर्ध साका कहते हैं, अर्ध साका कहते हैं। जैसे ढाई साके हुए हैं, ढाई साके आपके जैसलमेर में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? जैसलमेर में ढाई साके। बाकी फुल डिटेल तो अपन दुर्गों में पढ़ेंगे। ठीक है, कि तीसरा अर्ध साका कैसा था। 1550 में लूणकरण नाम का एक राजा था, अमीर अली के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। तो यहाँ केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। वैसे सर्वाधिक जौहर या साका कहाँ हुए हैं? सर्वाधिक आपसे पूछ ले तो सर्वाधिक अपने जौहर या साका है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। और कितने हुए हैं? 3। अगर आपसे पहला जौहर या साका पूछे तो रणथंबोर में हुआ अपने, रणथंबोर में 1301 में हुआ था। शासक था हमीरदेव चौहान था, और रानी रंग देवी ने जौहर किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। फुल डिटेल अलग से पढ़ेंगे भाई, जब दुर्ग पढ़ते हैं ना, उनमें पढ़ते हैं बातें। तो यहाँ तो केवल थोड़ा सा समझना ही है, बाकी फुल डिटेल पढ़ेंगे, कौन से दुर्ग में जोर हुआ और कौन से में नहीं हुआ, जो भी है बातें पढ़ेंगे। तो सर्वाधिक जौहर या साका चित्तौड़गढ़ में, पहला जौहर रणथंबोर में 1301 में, हमीरदेव शासक, रंग देवी ने यहाँ पर जोर किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो ये केसरिया मतलब पुरुष कर रहे हैं, जौहर महिला कर रही है, दोनों काम हो गए तो साका हो गया, एक काम हो गया तो अर्ध साका हो गया। अर्ध साका हुआ है कहाँ? जैसलमेर में, क्योंकि वहां क्या हुए हैं? ढाई साके। ठीक है? तो ये आपका केसरिया जौहर भी हो गया। एक देखो, अब डेट वालों का मामला लगभग खत्म है। सावा देखो, विवाह का शुभ मुहूर्त होता है, विवाह का शुभ मुहूर्त जो होता है वो ही क्या कहलाता है? सावा। जिसे अपन कहते हैं भाई को साव निकला लियो अब तो, है ना, 5 महीने बच रहा जय भाई को साव तो निकला लियो, अगला खुबिया जी ने, है ना, पर घोड़ा गाड़ी भी तो करने होते हैं ना,
टाई देनी होती है पहले ही। तो वही सवा होता है। विवाह का शुभ मुहूर्त को अपन क्या कहेंगे? सवा कहेंगे। ठीक है, साव निकलता है या चाव छट जाए वही हो है। लुगाएंगे ज्यादा छट जाए क्योंकि, और आप देखना परिवार में शादी हो तो कम से कम महिला जो है ना 15 से 20 हजार, परिवार में शादी हो, और आदमी 1500 2000 रुपया। तो ही है। आदमी एक ड्रेस लिया था, एक जींस लिया था, और एक ज्यादा ज्यादा व्हाइट शर्ट लिया था, तो 2000 के आसपास में मामला सल्ट जाता है। और महिलाओं का तो पूछो मत है। हाँ, मतलब विवाह के समानांतर खरीदारी चलती रहेगी उनकी है। तो देखो, और आदमी तो ब्याह में 3 दिन भाई कपड़ा न पैर भी काट दे, वो नहीं हो तो लेहड़ो से इन्हें पड़े रह जाए। लेकिन महिला दिन में 3 3 4 4 बार चेंज भी कर लेती है। 2 गढ़ की टेम वाला अलग है, और वो जो स्टेज वाला सिस्टम है वो अलग। वो बारात आगे गए, वो दही जोड़ेंगे और भगवान जाने कौन क्या क्या करेंगे। हर टाइम पर अलग ही है। आदमी साला कंफ्यूज और हो जाता है क्यों शादी में वो उस समाज की महिलाएं सेम से कपड़े पहन लेती है। अब वो सेम सी लगी थी, लगी यार सर, अच्छा अच्छा ऐसी पहन रखी थी, फिर थोड़ी देर बाद में देखा तो मान ले वो तो गायब हो गई, दूसरी ने पहन रखा है ना। चलो, तो विवाह का शुभ मुहूर्त है। एक है नांगल। एक कौन सा है जी? नांगल है। ये जब पहली बार एग्जाम में आया ना प्रश्न, सबका गलत हुआ था। ये सबका गलत हुआ था क्योंकि अगले ने प्रश्न ऐसे बनाया, कैसे कि नए मकान में पहली बार प्रवेश को कहते हैं, तो पहला ऑप्शन लिखा गृह प्रवेश, क्योंकि अपन इसको वास्तव में गृह प्रवेश बोल देते हैं। राजस्थानी भाषा में नांगल ही बोला जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एक ऑप्शन नांगल था, पहले ऑप्शन में गृह प्रवेश था, तो लोग वहीं ढेर हो गए। अच्छा अच्छा, सीधी सी बात है, नए मकान में प्रवेश को गृह प्रवेश ही कहेंगे, लेकिन वो हिंदी में है ना कि राजस्थानी भाषा में है। ठीक है, तो आप कह सकते हो नए मकान में पहली बार प्रवेश को नांगल कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, सीधे साधे प्रश्न होते हैं लेकिन वही मामला अटका देते हैं। तो देखो, नांगल, नए मकान में गृह प्रवेश को नांगल कह रहे हैं। चलिए, देखो टाना करना होता है आत्महत्या करने के लिए अपने शरीर पर चोट मारना। आत्महत्या के लिए अपने शरीर पर चोट पहुंचाना। सीधे से बात है, लोग ताना मारते हैं तब क्या कर लेते हैं? आत्महत्या। वो कहते हैं ना साहब कि कई बार कई लोग सुसाइड करते हैं तो वो लिख कर ही मर जाते हैं कि साहब फला फला व्यक्ति ने मेरे को ऐसे यातनाएं दी, परेशान किया, इसलिए आज मैं मर रहा हूँ, और वो सुसाइड कर लेता है। अब मेरी बात सुनो, किसी के विचार आता हो तो निकाल देना ये। ऐसे तो कोई आदमी मरने लगे तो पे देख कह दे कि पूरी दुनिया मुझे परेशान करती है, इनको फांसी दे दो। नहीं, केवल आपके कहने पर से नहीं होगा कि आपने उसको परेशान किया। ऐसे क्या मिलनी चाहिए? सबूत भी मिलनी चाहिए। कई बार होता है, कई मतलब ऐसा अगर था को नाम लिख कर मर जाऊं लो, ऐसा हो जाता है कई बार, कई लोग कह देते हैं। तो ऐसे धमकी नहीं है, केवल धमकी देने से कुछ नहीं होगा। अरे तो ऐसे कहते हैं हमारी बात मान ले, नहीं तो मैं, हाँ, फिर फिर मान लोगे क्या बात? तो बस वो ये टाना है, जो ताना ही दे रहा है वो मरेगा नहीं। परिवार में एक आदमी जरूर होता है ऐसा, छोटी छोटी बात में करो मैं कोटी में पड़ जाऊं लो, वो जो पढ़ने वाला है वो कहता नहीं है, वो तो गमेड़ो है, एक ध्यान पड़ो खुड़ो काम को हो, समझ गा? तो बीच में याद रखियो तानो। ठीक है, तो ताना बोला, ताना किसके लिए? आत्महत्या के लिए। तो ये ताना हो गया। ठीक है, तो ये भी, आज लाइट नहीं आ रही तो मामला तो भी बंद हो सकता है, बाकी की कल खत्म, कल का मतलब सोमवार को खत्म कर लेंगे इसको।